आप बात कर रहे हैं एटम्स के स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में कि अगर हम एटम्स को, कोई एटम है, कुछ एटम में कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे जाता है तो वहां जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है उसके बारे में बात करना चाहते हो, ठीक है। देखिए इमिशन लाइंस क्या होती है। इमिशन लाइंस होती है बेटा कि कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में गया, अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में गया, तो जो भी उसने फोटोन रिलीज किया उसका जो सीक्वेंस बना उस सीक्वेंस को बोलते हैं अपन इमिशन लाइन, ठीक है। जैसे देखो, मान लो मेरे पास कोई एटम है, ये भाई साहब यहां से यहां गए, ठीक है, तो इन लोगों ने फोटोन रिलीज किया, ठीक है। ये जो फोटोन है, ये जो फोटोन का जो भी फ्रीक्वेंसी रहा होगा, फिर कभी ये यहां से यहां चला गया, 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 तो इन सारे केसेस में इसने फोटोन रिलीज किए। तो ये जो फोटोन्स हैं, वो जो लाइंस, वो जो फोटोन्स हैं, उन फोटोन्स को जब हम इस लाइन, इस पे डिनोट करेंगे, मान लो ऐसा समझ लो कि ये ब्लैक स्ट्रिप था, ठीक है, और ये कलर्ड है, मान लो ये व्हाइट कलर, ये ऑरेंज कलर का है, ये येलो कलर का है, ये ग्रीन कलर का है, ये रेड कलर का, ठीक है। तो इसके लिए जब मैं यहाँ पे स्ट्रिप बनाऊंगा, तो ये जो चीज बनी इसको बोलते हैं अपन इमिशन लाइन, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या है कि इमिशन की वजह से ये सारे फोटोन्स आए, तो अपन बोल सकते हैं कि दिस इज सिंपली इमिशन लाइन। स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है, तो स्पेक्ट्रल लाइंस आई गेस आप इस रिस्पेक्ट में बोलना चाहते हो। आई एम नॉट क्लियर कि आपने ये स्टेटमेंट पूरा क्या पढ़ा था। पूरा स्टेटमेंट पढ़ोगे तो मैं बता पाऊंगा क्या चीज था एग्जैक्टली ज्यादा बेटर तरीके से। स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होता है कि दोनों को कंबाइन कर देते हैं। मतलब क्या है कि या तो ये एब्जॉर्ब हो रहा हो तो आप ये सीक्वेंस बनाओ, या रिलीज हो रहा हो तो सीक्वेंस बनाओ। मतलब ऐसी कहानी है कि ये सेम सीक्वेंस जो आपको यहाँ रिलीज हुआ, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट ट्रांजेक्शंस करते हैं, तो मान लो ये पूरा पूरा व्हाइट कलर में दे रहा, तो उसमें से क्या हो गया, येलो कलर गायब हो गया, ऑरेंज कलर गायब हो गया, रेड कलर गायब हो गया, तो उस जगह पे क्या मिला हमें, ब्लैक स्पॉट्स मिलने लगे। देखो ये क्या है, ये कलर्ड स्पॉट्स हैं और बीच में ब्लैक है, ये बीच में ब्लैक है और ये कलर्ड स्पॉट्स हैं, तो हम बोलते हैं ये इमिशन लाइन है, ठीक है। क्योंकि हमने कोई कलर दिया नहीं है, हमने कोई लाइट दिया नहीं है, ये हमें इमिशन के थ्रू मिले हैं ये सारे कलर्स। चाहे ये ऑरेंज हुआ, ग्रीन मिला, जो भी मिला, रेड मिला, ये जो भी मिले अपने पास, ये इमिशन के थ्रू मिले, तो हमने बोल दिया ये इमिशन लाइन है, ठीक है। ये जो अपने को ब्लैक स्पॉट्स मिल रहे हैं ये कलर के सीक्वेंस में, हम बोलते हैं कि ये एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। ये एब्जॉर्प्शन लाइंस है या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं इसको। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये मान लो ऑरेंज, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ रेड, ये कुछ ऐसा साइन, अगर ये ऐसा कुछ सीक्वेंस रहा तो ठीक है। और इन दोनों को मिला देते तो हम सिंपली बोलते हैं दीज आर स्पेक्ट्रल लाइंस। अब आप एग्जैक्टली इसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हो या एक और भी चीज होती है उसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हो जिसमें जीमैन और स्टार के इफेक्ट आता है, वो चीज बोल रहे हो, तो मेरे को एग्जैक्टली आपका स्टेटमेंट क्लियर नहीं है। तो आप एक बार बता पाओ कि आपने ये चीज कहाँ पढ़ी है, तो शायद मैं बेटर तरीके से एक्सप्लेन भी कर पाऊँ कि आप किस रेस्पेक्ट में। देखो स्पेक्ट्रल लाइन इसके रेस्पेक्ट में ये होता है, अगर आप ऐसे बात करना चाहते हैं तो जैसे ये जो होता है, जो भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका स्पेक्ट्रम बनाओगे, गामा, अल्ट्रा वायलेट, सॉरी बीच में एक्सरे, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल रेंज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ये जो बना, ये जो सीक्वेंस है इसको भी बोलते हैं अपन स्पेक्ट्रल लाइंस, लेकिन किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो आप एग्जैक्टली इमिशन एब्जॉर्प्शन के रिस्पेक्ट में स्पेक्ट्रल लाइन बोल रहे हो या स्टार के जीमेन इफेक्ट के रिस्पेक्ट में बोल रहे हो या इसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हो, ये आप एक बार बता पाओ तो शायद ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। कहाँ पढ़े थे बेटा ये स्टेटमेंट? सर न्यूमेरिकल था, उसमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एंड बताना था, और एक दूसरा क्वेश्चन था उसमें नंबर ऑफ इमिशन लाइंस बताना था। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एंड नंबर ऑफ इमिशन लाइंस। यस सर। सर एक में स्पेक्ट्रम, क्वेश्चन बोल सकते हो? देखो एक मिनट, एक मिनट, हाँ बोलो, क्वेश्चन बोलो, ऐसा कुछ था क्या? देखो मतलब मैं एक आइडिया बताता हूँ, ऐसा कुछ था कि n इक्वल्स टू 6 से n इक्वल्स टू 4 में आ रहा है, या चलो n इक्वल्स टू 5 में आ रहा है, तो अब स्पेक्ट्रल लाइंस बताओ कितने आ रहे हैं, ऐसा कुछ था? सर ऐसे क्वेश्चन में इमिशन लाइंस बताना था। अच्छा ऐसे क्वेश्चन में इमिशन लाइन बताना था, और क्या क्वेश्चन था इसमें स्पेक्ट्रल लाइन पूछा था? सर एक क्वेश्चन था, द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय अ मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंगस्ट्रॉम। The ठीक है, resulting spectrum consists of maximum 15 different lines. ठीक है, Then what is the wavelength lambda? एक मिनट रुक जाओ।
एन फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, उसको एक्साइट किया, एक्साइट करने के बाद कितना बोला, 15 लैम्डा मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं? से लैम्डा बस दिया हुआ है और 15 डिफरेंट लाइंस मिल रहा है स्पेक्ट्रम में। अच्छा, लैम्डा दिया हुआ है, समथिंग कुछ वैल्यू दी है, मान लो ए लैम्डा 1 दिया हुआ है, ठीक है, और इस स्पेक्ट्रम में कितने लाइंस मिल रहे हैं? 15। 15, यस सर। ठीक है, 15 मिल रहे हैं, ओके। और कहाँ से कहाँ इसको भेजा, ये कुछ दिया है? नो सर, बस दिया है कि एन पूरा स्टेटमेंट बोला, हाइड्रोजन एटम, रुक जाओ, NH एटम, हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट हम्म, is excited by हम्म, monochromatic radiation हम्म, of wavelength lambda angstrom. The resulting spectrum देयर इज the resulting spectrum consists of द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम, ओके, कंसिस्ट ऑफ maximum 15 different lines. मैक्सिमम लाइंस, ठीक है। पूछा गया आपसे Lambda की वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखिए होता क्या है, ये कहना चाहता है कि अगर आपके पास कोई भी जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऐसे कंडीशन में है जहां से वो 15 टाइप्स के 15 टाइप्स के ट्रांसमिशंस कर सकता है, ठीक है। अब देखो इसको निकालने का तरीका क्या है, मान लो कि मेरे पास ये एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और ये भाई साहब यहाँ पे हैं। अगर मान लो ये इसको मैं उठा के इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ भेज दूं, सेकंड ऑर्बिट में भेज दूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैंने इसको थर्ड ऑर्बिट में भेज दिया, ठीक है। तो ये थर्ड ऑर्बिट में जब जाता है और अगर ये वापस मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में आना चाहता है, फॉर अ टाइमिंग अगर ये वापस फर्स्ट ऑर्बिट में आना चाहता है, तो कितने तरह के वो स्पेक्ट्रम दे सकता है, कितने तरह के एमिशंस दे सकता है। तो अगर उस पर बात करें तो इसका वैसे एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूले में बात नहीं कर रहा, पहले ऐसे समझ लो कि ये चीज क्या है। तो ये वो कहानी क्या है कि ये जब यहां से यहां आएगा तो कितने तरह के एमिशंस दे सकता है। तो उसके पास दो ऑप्शंस है, दो ऑप्शंस क्या क्या है। तो एक तो ये थर्ड से सीधे फर्स्ट में चला है, ठीक है, तो थर्ड से सीधे फर्स्ट में आएगा तो यहां के लिए एक लैम्डा देगा। दूसरा तरीका क्या है कि ये थर्ड से पहले सेकंड में आए और सेकंड से फिर फर्स्ट में आए, ठीक है, तो यहां पे दो अलग अलग तरीके का लैम्डा देगा। मान लो ये लैम्डा 1 था, ये लैम्डा 2 था, ये लैम्डा 3 था। तो बेटा अगर ये थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है तो टोटल कितने तरह के एमिशंस दे रहा है? 3 तरह के एमिशंस दे रहा है, चलेगा? यस डन सर। है। अब ये 3 तरह के एमिशंस दे रहा है, यहां पे आपको बोला है कि ये 15 टाइप्स ऑफ एमिशन दे सकता है, 15 टाइप्स। अब 15 तरह के डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस देता है, इसका मतलब आपको ये पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि वो ग्राउंड स्टेट से उठ के वो कहां पहुंचा था, ठीक है। अब ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ठीक है, तो देखो इसका मैं फॉर्मूला बताता हूं। आप मैथ्स में ये पीएनसी कभी पढ़े हो? 9th 10th में कभी ऐसा कॉम्बिनेशन परमुटेशन कुछ पढ़े हो कभी? नो सर। चलो ठीक है। अपन सिंपल तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर ये 15 टाइप्स ऑफ एमिशन दे रहा है तो वो कहां से कहां आया होगा, किस 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 मतलब किस किस के बीच में चेंजेस हुए होंगे, ये बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला अपन लगाते हैं। चलो मैं एक बार ऐसे तरीका बताता हूँ, फॉर्मूला बाद में लगा लेंगे, ठीक है। अगर मान लो ये फिफ्थ ऑर्बिट में होता, फॉर टाइमिंग के फिफ्थ ऑर्बिट में होता, तो फिफ्थ से फर्स्ट आने के कितने तरीके हो सकते हैं, काउंट करके बताओ। चलो सर फिफ्थ से एक बार सीधे फर्स्ट में आ जाए, एक केस। दूसरा केस है कि फिफ्थ से पहले फोर्थ है, फोर्थ से फिर फर्स्ट है। इस तरीके से आप काउंट करोगे टोटल कितने केसेस बनते हैं, ठीक है। अब इसमें टोटल केसेस अगर आप काउंट करो तो बेटा फटाफट इसमें कितने केसेस बनेंगे, 5 to 4, 4 to 1, 5 to, चलो इसको ऐसे में थोड़ा सा बनाता हूं, एक ऐसे, एक ऐसे ऐसे, उसके बाद एक ऐसे, और एक ऐसे, फिर एक ऐसे। पूरा कैलकुलेट करना इसमें थोड़ा टफ है, बट अब चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार, आप इसको बस चेक कर लो ये फॉर्मूला, ठीक है। एन डेल्टा एन, डेल्टा एन माइनस, सॉरी डेल्टा एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2।
तो यहाँ पे अपन लगाते हैं 15, तो 15 इक्वल्स टू n इंटू n माइनस वन बाई टू। तो इसको इधर अपन करो तो 30, सॉरी 15 इंटू टू 30, 30 इक्वल्स टू n इंटू n माइनस वन। मतलब यहाँ n की वैल्यू आ गई है 6, 6 आ जाएगा ना, 6, ठीक है। तो n इक्वल्स टू आ गया 6। मतलब क्या है बेटा, देखो ये फॉर्मूला आप सही सीधे चाहो तो याद रख सकते हो, डेल्टा एन इंटू एन माइनस वन। अब यहाँ से आपको सीधे पता चल जाता है कि वो कौन से ऑर्बिट से कितने एक्सचेंज करेगा, ठीक है। तो अपने पास टोटल एक्सचेंज कितने हैं, 30 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख लिया 30 इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला लगा लिया, डेल्टा एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। तो यहाँ से अपने पास जो ये एन की वैल्यू आई है ये आ गई है, ये ऊपर चला, ये n की वैल्यू जो आई है बेटा वो आ गई है 6। तो आप यहाँ से आपको पता है कि n की वैल्यू 6 है। इसका मतलब क्या है कि ये भाई साहब जो ये एटम में जो ये इलेक्ट्रॉन थे फर्स्ट ऑर्बिट में, वो किस ऑर्बिट में गया होगा, तो 6 का ट्रांजैक्शन किया होगा। मतलब वो कहाँ पहुंचा होगा, तो सर वो 7th टू फर्स्ट आया होगा, तब जाके वो डिफरेंस कितने का आया, 6 का आया। तो इसका मतलब ये जो लैम्डा है वो लैम्डा आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन के 7th ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी वो 7th ऑर्बिट की एनर्जी निकाल लीजिए और उसके रिस्पेक्ट में जो लैम्डा होगा वो अच्छा ये फॉर्मूला समझ आया या थोड़ा और भी अलग तरीके से बताऊं मैं? ये फॉर्मूला आप यस डायरेक्टली लगा सर, सकते हो चाहो। ये फॉर्मूला यस कभी सर आ पढ़े हो, गया। अगर आप पढ़े हो तो ये फॉर्मूला पढ़े हो? यस सर, देखे थे, कल ही देखे थे। अच्छा ठीक है, ओके। तो ये डेल्टा एन, इसको अलग अलग तरीके से भी लिखता है, देखो अगर तुम ध्यान दोगे तो मतलब ऐसे भी लिखेगा n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 माइनस वन डिवाइड बाई टू, ऐसे भी लिखता है। तुम चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा एन इंटू एन माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ से टोटल कितना आ गया, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 6, मतलब डेल्टा एन की वैल्यू 6 आई। इसका मतलब जो दोनों एनर्जी स्टेट है उन दोनों एनर्जी स्टेट के बीच में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 6 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर दो एनर्जी स्टेट के बीच में 6 का डिफरेंस है तो इसका मतलब उनके बीच में टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी एग्जिस्ट करेंगी, तो 15 एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। अब आपको पहले से बोला था कि हाइड्रोजन का जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में था, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में था, तो मतलब आपके पास हाइड्रोजन का जो ये इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट से जा रहा है किस वाले में, 7th में जा रहा है। अब आपको फर्स्ट से 7th में जा रहा है, बोला है रिजल्टिंग, ओके लेमडा बताइए कि लेमडा क्या होगा। तो बेटा फर्स्ट से 7th के लिए आप लेमडा निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे लेमडा, फॉर्मूला लगा लो। कौन सा फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, या तो ये लगा लो कि एच सी बाई लेमडा इक्वल्स टू 13.6 1/7, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/7 का स्क्वायर, इसको बंद कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ से एच सी की वैल्यू पुट कर दीजिए लैम्डा 10⁻³ से, या तो आपको यहाँ से लैम्डा की वैल्यू चली आएगी, या दूसरा तरीका ये है कि आप इस एच सी की जगह पे सीधे 1242 डाल दो, 1242 डाल दो। तो 1242 जैसे डालोगे यहाँ जो लैम्डा आएगा ये नैनोमीटर में चला आएगा। ये कर सकते हो अब, या सॉल्व करके बताओ राशि? बेटा ये कर सकते हो सॉल्व, या मतलब सॉल्यूशन चाहिए? अगर सर हो सॉल्यूशन चाहिए तो जाएगा, बेटा ठीक है, ये हो जाएगा। फॉर्मूला क्लियर है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि इसमें कोई समस्या है? नो सर, इसमें बेसिकली नहीं है। देखो बस बेसिकली आपके पास फंडा ये है कि आपको यहाँ पे ये चेक करना था कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया है। तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट से उठ के कहाँ चला गया है, 7th में चला गया है। और फर्स्ट से जो 7th में गया उसके लिए आप लेमडा निकाल लीजिए कि लेमडा क्या होने वाला है, चलेगा? यस चलो सर। ठीक है, ओके। और कौन सा क्वेश्चन था, कोई और क्वेश्चन था क्या? कोई और भी क्वेश्चन बोलते हैं ना सर, स्पेक्ट्रल लाइन और समथिंग कुछ और भी पूछा था। डन है? यस सर, सर वो वाला सॉल्व हो गया था, दोनों में कंफ्यूजन हो गया था जब ये क्वेश्चन आया तो इसलिए। ठीक है ये चलेगा। देखो वो वाला जो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन बस सेकंड वाला जो क्वेश्चन था इसमें 15 जो दे दिया, उस 15 के बोलने का मतलब है कि आपने जीरो से लेके आपने किसमें भेजा और फिर वो वापस आएगा तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस दे रहा, तो उसके रिस्पेक्ट में बस उसने बोल दिया था, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें ऐसा भी हो सकता है पॉसिबिलिटी वो ये सोच के बोलता कि 0 to 15th लेवल चला गया, लेकिन वो 15th लेवल के लिए क्वेश्चन देगा नहीं। तो उसका मतलब यही था कि वो 0 to से मतलब 1 to, सॉरी 0 to नहीं, 1 to, या तो 1 to 7 गया, 1 to 7 आप निकाल चुके हैं, 1 to 7 के लिए आप निकाल लीजिए कि लैम्डा क्या होने वाला है, ठीक है। ओके
आदर्श सर मोनोक्रोमैटिक क्या होता है? ठीक है, देखो मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है किसी खास किसी एक वेवलेंथ का जब भी अपने पास कोई फोटोन अपन डालते हैं, कोई फोटोन अपन वहां पे कह सकते हो कि फेंकते हैं, जो भी बोलिए थ्रो करते हैं ऐसे बोल सकते हो। तो किसी एक वेवलेंथ का जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपन कहीं पे एमिट करते हैं, कहीं पे डालते हैं, तो उसको बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक। मतलब वेवलेंथ जो होना चाहिए वो एक फिक्स होना चाहिए, ऐसा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ का वो कॉम्बिनेशन है। अपने पास मोनोक्रोमैटिक बोला तो मतलब या तो रेड होना चाहिए या ऑरेंज होना चाहिए या ग्रीन होना चाहिए, एक फिक्स वेवलेंथ वाली लाइट होनी चाहिए या फिक्स वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होनी चाहिए। मच बेटर स्टेटमेंट, चलेगा? हाँ जी, और कोई समस्या? डन है? सर एक और सर क्वेश्चन है। स्टेशनरी लेवल बोलिए। Say if the ionization energy of He plus is 19.6, मेरे को लिख लेने दे। इफ आई ऑफ एच प्लस 19.6 EV, in ठीक है, no sir 19.6 19.6 into 10 to the power minus 18 joule 10⁻−18 जूल, ठीक है, per atom, then the पर energy एटम, of then the energy देन of द Be3 plus एनर्जी ऑफ Be3 plus बेटा आवाज say BE3 Be3 प्लस, plus, yes sir, ठीक है, बी ion थ्री प्लस ion in the second stationary state. एंड इन सेकेंड स्टेशनरी स्टेट। से इसका आंसर ठीक नहीं है, आ पा रहा था। देखिए, अच्छा इसमें आंसर नहीं आ रहा है, ऐसा है क्या संभावना? चलो ठीक है, ओके। बोला क्या है कि इफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He प्लस, देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He प्लस दिया हुआ है बेटा आपके पास, ठीक है। तो पहले तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है अपने को, तो सर एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -13.6 वाली कहानी होती है, लेकिन चलो मुझे नहीं पता, इसने फिक्स एनर्जी दे दी तो हो सकता है कि वो 13.6 वैलिड हो या ना हो। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस कभी आपके सामने नहीं आए हैं, तो अभी आप अब आ गए सामने तो बात कर लेते हैं। बेटा 13.6 वाली जो कैलकुलेशन थी वो तब है जब आपको ये बोल दिया जाए कि कहानी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में चल रही है और कोई डेटा नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हीलियम का डेटा दिया हुआ है, तो हम 13.6 सीधे नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। वो एक कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं कि सर हमें एक चीज तो पता है कि एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²/n² तो होता है। ये क्लियर है? हाँ सर, ये तो क्लियर है कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²/n² तो होता है। अब यहाँ पे वो हम इसको ऐसे लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी, किसी भी nth ऑर्बिट का एनर्जी हम 13.6 Z²/n² लिखेंगे नहीं लिखेंगे, ये शॉर्ट ही नहीं हो सकता है, ये सही भी हो जाए, हो सकता है ये गलत भी हो जाए। तो हम डायरेक्टली 13.6 तो नहीं लिखने वाले, लेकिन हमको ये पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²/n² तो होगा किसी भी nth ऑर्बिट की एनर्जी। तो हम फटाफट यहाँ पे लिख लेते हैं इस कंडीशन के हिसाब से इसकी एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इन द फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। ये इन द फर्स्ट ऑर्बिट कितना होगा तो मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया ए है, ए इंटू Z²/n²। तो यहाँ पे Z हीलियम के लिए क्या होगा, तो सर हीलियम के लिए Z2 लिख लो, तो 2a² और डिवाइड बाई 1², क्योंकि बोलता क्या है कि ग्राउंड स्टेट में ना, अच्छा नहीं सॉरी, बोला है यहाँ पे कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, हम ग्राउंड स्टेट से उठाकर उसको कहाँ भेज रहे हैं, इनफाइनाइट पे भेज रहे हैं। तो बेसिकली ये जो एनर्जी है वो एनर्जी किसका है, फर्स्ट ऑर्बिट का है। इसमें किसी को समस्या है कि सर ये जो एनर्जी है वो फर्स्ट ऑर्बिट का, ये समझ में नहीं आया, वरना मैं पूरा ये लिखूं। हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी कितना होता था, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वही तो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि डिफरेंस क्या आता है, इनफाइनाइट वाले का 0 होता है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना रहेगा, जितना पहले वाले की एनर्जी रहेगी। ये क्लियर है या मैं थोड़ा सा इसको और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं? सर क्लियर है। ये क्लियर है ना, चलो ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी मैंने लिख ली A × 2²/1², ठीक है, चलेगा। अब अपने को बोला क्या है कि बेरिलियम +3 का सेकेंड स्टेशनरी स्टेट का एनर्जी बताइए, ठीक है। चलिए भैया बताते हैं। तो बेरिलियम का
सेकंड का, ठीक है। मुझे नहीं पता ए क्या है, मैंने ए अभी स्टिल वैसे ही रख लिया है, ए इंटू, ठीक है, सेकंड का बोला है तो हमने लिख लेते हैं, और बेरिलियम है तो 4² डिवाइडेड बाई 2² चलेगा, ठीक है। ये सेकंड स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी हो गई Z² बाई N², ठीक है। अब इन दोनों को करना ये है, अपने को चाहिए क्या, तो अपने को पूछा है कि बताइए सेकंड स्टेट के बेरिलियम की एनर्जी होगी कितनी। तो कुछ नहीं करना बेटा, ये जो दो अपने को स्टेटमेंट दिख रहे हैं, ये दो इक्वेशंस हैं, ये 1 और 2, इन दोनों को डिवाइड मार दो एक दूसरे से। डिवाइड जैसे अपन मारेंगे तो अपने पास कहानी कैसी बनने वाली है, देखो तो स्क्वायर है, तो 4 × 4 डिवाइड बाई 4, तो ये कट गया तो ये 4 बचा, मतलब ये क्या है, A × 2 का स्क्वायर। मैं नीचे लिख कर दे रहा हूँ कैमरा, मेहनत नहीं करना अपने को, A × 2 का स्क्वायर। और बेटा A × 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, ये सेम स्टेटमेंट ये वाला बन गया, A × 2 का स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि बेरिलियम का सेकेंड स्टेशनरी स्टेट या फिर हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बात क्या रहेगा, सेम, क्योंकि यहाँ पे भी क्या आता है A × 2² आ रहा है, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है A × 2² आ रहा है। चाहो तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड मार देते और वहां से E प्लस की आपको इस वाले की वैल्यू पता है, इस वाले को लाकर आप मल्टीप्लाई कर देते, या फिर अपने को दिख रहा है यार कि A × 2² की वैल्यू क्या है, सेम यहाँ पे जो है वही है, और A × 2² की वैल्यू अपने पास क्या थी, तो ये थी। तो अपने पास एनर्जी ऑफ बेरिलियम+2 का सेकंड स्टेशनरी स्टेट का क्या हो जाएगा, सेम, जो कि अपने को इसका एक्साइट करने के लिए आयनाइज करने के लिए चाहिए था। चलेगा? यस सर। डन है, आंसर आया? यस सर, अब आ जाएगा। अब ठीक है, आ यस सर। जाएगा बेटा, वही आंसर है, अब हाँ क्यों सर, आएगा? मतलब वही है। ठीक है, बोलो। बस हाँ, ये है कि यहाँ नेगेटिव लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो साइन दिया है, ये साइन आपके किस रिस्पेक्ट में देता है, तो चेंज के रिस्पेक्ट में देता है कि हमने उसमें से निकाला है। तो ये जो साइन है वो साइन के साथ क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा, क्योंकि अपने को पता है एनर्जी क्या रहती है, नेगेटिव में रहती है टोटल एनर्जी। डन है? यस सर। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन के साथ ये बात ध्यान रखिएगा कि 13.6 वाला जो आप फॉर्मूला लगाते हैं वो हमेशा वैलिड डायरेक्टली नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपको उस फॉर्मूले को चेंज कर देगा, फॉर्मूले को चेंज करने के हिसाब से फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इस हिसाब से आपको क्या लगता है कि एनर्जी चेंजेस क्या होंगे, ठीक है। अब इसलिए मैंने स्टार्ट में आपसे एक चीज बोली थी कि आप जब भी इन क्वेश्चंस को करते हो तो बेसिक डेरिवेशंस को थोड़ा ध्यान रखना। चलेगा? और किसी का कोई क्वेश्चन, तो क्वेश्चन जो भी है पूछ लो, मतलब ऐसा नहीं है यार कि बस मन में रखे हुए हैं सर क्या हो रहा है। चलो एक क्वेश्चन मैं ही पूछ लेता हूँ, ठीक है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन के 5th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में जंप करना चाहता है, जो हाइड्रोजन के 5th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में जंप करना चाहता है। बताओ ये कितने तरह के मोनोक्रोमेटिक लाइट्स दे सकता है। चलो वर्ड्स मैंने जितने आज बताए उतने वर्ड्स पे डिस्कस कर लेते हैं कि 5वें से दूसरे पे आता है, तो बताओ कितने तरह की मोनोक्रोमेटिक लाइट्स दे सकता है। शुरू हो जाओ, करो इसको सॉल्व फटाफट। कितने तरह के मोनोक्रोमेटिक लाइट्स, या ऐसे बोल लो कितने तरह के वेवलेंथ्स वो दे सकता है, या कितने तरह की फ्रीक्वेंसी दे सकता है, या कितने तरह के फोटोन्स दे सकता है। ये सारे का मतलब क्या है, सेम ही है, ठीक है। ओके सर, आज डीएसएस है क्या? बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा, ठीक है। नहीं बेटा कोई डीएसएस नहीं है, अब क्वेश्चन आ गया तो अपन डीएसएस बना लिए इसको। 5वें से दूसरे में आता है, बताइए कितने तरह के फोटोन दे सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसको फटाफट। अभी एक फॉर्मूला बताया था मैंने, या तो फॉर्मूला लगा लो या ऐसे कर सकते हो, कोई मना नहीं है, चॉइस तुम्हारी है। मेरे को फॉर्मूला याद नहीं रहता तो मेरे को थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, मैथ से जुगाड़ लगाना पड़ता है, मैथ्स वालों का हेल्प लेना पड़ता है। तुम चाहो तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो बिना फॉर्मूला लगाए। सिद्धार्थ बोल रहा है सर 6। अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, ठीक है। देखो जिन लोगों का सॉल्व नहीं हुआ उन लोगों के लिए, राशि बोल रही है 3, 5th to 2nd आ रहा है, समस्या है इसमें। देखो 5 से 2 आने का क्या क्या तरीका हो सकता है, ठीक है। पहले तो फॉर्मूला लगा लेते हैं।
मैंने फॉर्मूला क्या बोला था, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो भी होते हैं या नंबर ऑफ इमिशन लाइंस, इस केस में इमिशन स्पेक्ट्रल दोनों बोलो कोई समस्या नहीं है क्योंकि अपने को दिख रहा है कि इमिशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इमिशन लाइंस हो सकते हैं वो अपने पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो देखो अपन बात करते हैं। तो मैंने क्या बोला, डेल्टा एन, या देखो इस फॉर्मूले को अगर तुम चाहो तो बुक्स में जैसे लिखता है मैं वैसे लिख देता हूँ, ठीक है। बुक्स में ऐसे लिखेगा n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मेट में यूजुअली आपको बुक्स में दिखेगा, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। n2 है 5, तो 5 माइनस 2, तो ये हो गया 3। n2 है 5, n1 है 2, तो 5 माइनस 2 3 हो गया। 5 माइनस 2 माइनस 1, तो 5 माइनस 2 माइनस 1, तो ये कितना हो गया अपने पास, तो यहाँ पे हो गया 2 डिवाइडेड बाई 2, ये डिवाइड करो तो कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब अपने को कितने तरह के लाइंस मिल सकती हैं, तो सर अपने को 3 तरह के लाइंस मिल सकती हैं। तो ये अपने पास तरीका आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करके देख लो आपके पास कितने कितने आ रहे हैं। तो 1 2 3, ठीक है। नहीं यार, कुछ एक चीज है इसमें जो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है जो शायद कुछ फॉर्मूला में लगता है, कुछ तो मैंने गड़बड़ कर दिया फॉर्मूला में। 1 मिनट रुक गया, मेरे को सोच से लेने दो। फॉर्मूला में नहीं नहीं, +1 होगा। मेरे को भी ऐसा, देखो एक चीज मुझे भी ध्यान नहीं आता शायद ये चीज। यहाँ एन सी ऐसे होता है, NC2 होता है, ठीक है। तो 1 मिनट रुक गया, मेरे को सोच लेने दो, +1 होगा या -1 होगा, मेरे को डाउट हो रहा है। रुक जा, 1 सेकंड रुक गया बस, मेरे को एक बार डिराइव कर लेने दो तो शायद मैं ज्यादा बेटर बता पाऊँ। ऑप्शन एन है। ओके ठीक है फाइन। तो अपने पास जो फॉर्मूला आता है बेटा वो ऐसे होता है, सॉरी मैंने उसमें बता दो, शायद मेरे ध्यान में से उतर गया था। डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1, -1 नहीं होता, +1 होता है, ठीक है। तो ये +1 लगा लो, चलो। तो ये अपने पास कितना हो गया 5, ये हो गया 5 माइनस 3, सॉरी 5 माइनस 2, और ये हो गया 5 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब इसको सॉल्व करके देखें अपन तो कितना आ रहा है, तो ये हो गया 5 माइनस 2, तो 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, तो ये 2 हो गया, तो ये हो गया 6। मतलब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आएंगी, 6 आएंगी। देखो 3 तो ये हो गया, चौथा, पांचवा, और ये एक छठा, ठीक है। देखो 5 से 2, 4 से 2, 5 से 2, ये 5 4 3 2 1, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2, ठीक है, ये 3 हो गए। उसके बाद 5 से 4, 4 से 3, और उसके बाद 4 से 2, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। ये पीएनसी आप पढ़िएगा तो उस समय आपके पास आ जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। NC2 करके ये फॉर्मूला आता है, जब आप पढ़िएगा उस समय आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलेगा, तो ये फॉर्मूला है अपने पास, डायरेक्टली ध्यान रखना है इसको, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 बाई 2, और n2 माइनस n1 और n2 माइनस n1 प्लस 2, ठीक है। चलेगा, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, वैसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, मुझे याद नहीं रहता नॉर्मली ये, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा लंबा जाना पड़ता है। ये चलेगा, किसी को समस्या है इसमें, कोई ऐसा है जो बोलना चाहता था, समस्या समझ में नहीं आया, डन है, चलो ठीक है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? सिद्धांत बोला सर मेरा सही था, हाँ सही था बेटा, ठीक है। ओके, देखो इसको एक चूज, इसको करने का ना एक और भी तरीका था। देखो मैं मतलब मुझे फॉर्मूला याद नहीं रहता, शायद मैं कौन सा तरीका लगाता, मैं बता देता हूँ, ठीक है। मान लो अपने पास क्या दिया, ये दिया ना 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अपने पास पहला लाइन जो है, इसमें पहला लाइन कहां से स्टार्ट करना है, अपने को पता है कि इससे स्टार्ट करना है, 5th वाले से स्टार्ट करना है। तो पहला चूज करने का अपने पास ऑप्शन क्या है, मतलब फर्स्ट लाइन चूज करने का ऑप्शन क्या है अपने पास। तो सर फर्स्ट लाइन चूज करने का अपने पास जो 4, ये पहला तो था ही नहीं, तो अपन इसको हटा देते हैं। तो अपने पास ये जो 4 ऑप्शंस थे, इन 4 ऑप्शंस में से अपने को एक चूज करना था, ठीक है, और वो फिक्स था। तो जब अपने 4 में से एक चूज कर चुके, तो उसके बाद उसके साथ जो पेयर्स बनाने के लिए अपने पास ऑप्शंस टोटल बचे कितने हैं, तो सर उसके बाद उसके पास ऑप्शन जो बचे हैं वो 3 बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब उसको अपन करते क्या है कि अगर आप इनवर्स नहीं लोगे, देखो ऐसे कुछ कहानी है कि पहले डब्बे में भरने के लिए अपने पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल थे, 2 3 4 और 5, ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल थे। अगर आपको
वो सब याद हो थोड़ा बहुत तो। जब अपन वो करते हैं ना टीम बनाते हैं तो कितने मैचेस हो सकते हैं उस टाइप की जो कहानी वैसे। तो पहले ऑप्शन के लिए आपके पास 4 थे, दूसरे वाले ऑप्शन के लिए अब चूंकि इस 4 में क्या है ना कि एक चीज फिक्स है कि अपने पास स्टार्ट जो होने वाली थी पहले वो 5 से स्टार्ट होने वाली थी, बट हाँ उसके बाद अगर देखें तो ठीक है 4 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, और उसके अलावा आप मतलब 3 से 4 से 5 से आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आपके पास पहला जो ऑप्शन लेने का जगह है वो ऑप्शन कितने हैं, 4 हैं। दूसरा जो ऑप्शन है अगर एक चारों में से एक हटा चुके हो आप जो कि ले चुके हो तो वो किस में ट्रांजेक्ट होगा, तो उसके बाद बचे ऑप्शंस कितने हैं, 3 हैं। तो 4 into 3। अब चूंकि होगा क्या कि 5 से 4 को तो आपको काउंट करना है लेकिन 4 से 5 को काउंट नहीं करना है, तो 4 into 3 डिवाइड बाई 2, ये 2 गया, ये कितना हो गया, 6 आ गया। पिछले वाले कहानी में बेटा चेक कर लेना, उसमें भी शायद मैंने फॉर्मूला उल्टा लगा दिया था तो वो कुछ दूसरा आएगा, एक बार देख लेना उसको। 15 वाला जो कहानी था वो 7 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, कुछ दूसरा आएगा, तो एक बार चेक कर लेना उसको, ठीक है। वो कुछ था 15 था ना, तो उसमें फॉर्मूला बस चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब मुझे नहीं याद था तो मैं इस तरीके से लॉजिक लगा लेता हूँ। अगर ये अच्छा ये समझ में आया किसी को या पार हो गया, पार है, ये समझ में आया या फॉर्मूला याद करोगे ये बताओ मेरे को। सर 5 में 2 घटा दिए तो भी, अरे नहीं भाई रुक रुक रुक, अच्छा चलो इसको थोड़ा सा और भी बताया तो, पता नहीं यार मैथ्स क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं। चलो देखो 3 4 5 6, 1 से लेके 6 तक है, 2 3 4 5 6, 6 तक है। तो बोला कि 6 से 1 में आने के कितने रास्ते हो सकते हैं, तो 6 से 1 में आने के लिए कितने रास्ते हो सकते हैं, तो अपने को 2 चूज करना है, 2 चूज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट 6 से 1 में आने के कितने रास्ते हो सकते हैं, तो अपने पास 2 ऑप्शन क्या है कि पहला ऑप्शन है 6, ठीक है, तो 6। दूसरा ऑप्शन अपने पास कितना है, तो दूसरा ऑप्शन चेक कर लो कि अपने पास टोटल बचे ऑप्शंस कितने हैं वो चेक कर लो। तो 1 2 3 4 कितने, 5, तो 5, ठीक है। तो इस तरीके से 2 ऑप्शन चूज कर लिया। अब दोनों हमको पता चलेगा कि कितने कितने केसेस बनेंगे, 6 और 5 के साथ कितने केसेस बन रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब इनवर्स केस नहीं ले सकते तो डिवाइड बाई 2 कर लेना, ठीक है। ये कहानी बंदे छोड़ो यार, इस पे नहीं जा रहा मैं, इतना मारा मारी नहीं कर। अब ऐसे भी तुम n-1 वाली भी कहानी से जाओगे तो सेम फॉर्मूला आएगा, देखो कैसे, 6 - 1, देखो डेल्टा एन कितना आ रहा है, तो 6 - 1 तो 5 इंटू डेल्टा एन प्लस 1, तो 5 × 6 डिवाइड बाई 2, तो वो लगाओ या ये लगाओ, कहानी बिल्कुल सेम है, छाड़ाओ, बहुत हो गया बकवास। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन बेटा, और कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है, बड़े आगे। सर फॉर्मूला याद करना, दीक्षा बोलती है फॉर्मूला याद करना ज्यादा पसंद है, यार मुझे मेरे को याद नहीं होते, तो मेरे से अगर बोलोगे सर फॉर्मूला याद करके बताओ तो मेरे लिए काफी टफ होता है, मैं फॉर्मूला डायरेक्टली याद नहीं रहता, तो थोड़ा बहुत मैं डेरिवेशन डिपेंडेंट ज्यादा रहता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, एनीवे अपन आगे आते हैं। लास्ट क्लास तक अपन पढ़ चुके थे, कहाँ तक, तो सर क्वांटम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम पढ़ चुके थे, एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ चुके थे कि एनर्जी अपन कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि एनर्जी तो आपने डिफाइन करना सीख लिया, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फीलिंग की बात आती है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन फीलिंग्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे डालें, क्योंकि अपने को बचपन में जो सिखाया गया था सर, पहले में 2, दूसरे में 8, 18 ऐसे करके फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे डालें, इन सब सेल्स का इलेक्ट्रॉन के फीलिंग से क्या लेना देना, तो देखो इसको अपन ऐसे बोलते हैं। एक साइंटिस्ट है इनका नाम था ऑफबाउ। तो ऑफबाउ सर कहते क्या हैं कि आप इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करोगे, तो आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल कीजिएगा लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। मतलब ये है कि जब आप पूरा का पूरा आप एनर्जी लेवल डायग्राम आप बनाते हैं तो उस एनर्जी लेवल डायग्राम में आप जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उन ऑर्बिटल्स में आप एनर्जी को लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी फिल करना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे ऑफबाउ प्रिंसिपल के बारे में। हेडिंग है अपना फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करते हैं, ठीक है। चलो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे बात करते हैं। तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें अपन बात करते हैं सबसे पहली चीज, दैट इज ऑफबाउ प्रिंसिपल। ऑफबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है, तो ऑफबाउ प्रिंसिपल बोलता है कि आप इलेक्ट्रॉन्स को जब भी फिल कीजिएगा तो लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल फिल कीजिएगा।
लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। कभी भी जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है तो लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल होती है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपको मैंने बताया कि बेटा 1s 2s 2p 3s, अगर इन सब में बात किया जाए तो हम बोलते क्या है कि भाई साहब 1s की एनर्जी सबसे कम, फिर उससे ज्यादा 2s की, फिर उससे ज्यादा 2p की, फिर उससे ज्यादा 3s की। कैसे पता आपने को? तो अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे n प्लस एल वाली कहानी। तो n प्लस एल वाली कहानी जैसे आप यहाँ पे लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लोअर एनर्जी है, कौन सा हायर एनर्जी। तो अगर अपन इस सीक्वेंस में बात करें तो अपने को दिखता है कि इसमें 3s से कम है 2s, 2p का 2p से कम है 2s का, 2s से कम है 1s का। तो अपन जब भी इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो इसी सीक्वेंस में फिल करेंगे, मतलब लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनर्जी लेवल पढ़ लिया था। इसमें किसी को समस्या है कि सर ये चीज समझ में नहीं आया? कोई ऐसा है जो ये कहना चाहता है कि इलेक्ट्रॉन की फीलिंग समझ में नहीं आई है? ये समझ में नहीं आया स्टेटमेंट? चलो ठीक है, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि एनर्जी जब भी इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल के फॉर्म में फिल करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने बोला, जिनका नाम था हुंड साहब, ठीक है ना, हुंड रूल, ठीक है। तो हुंड रूल क्या बोलता है? तो हुंड साहब कहते हैं कि आप कभी भी जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल कीजिएगा तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में हमेशा पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली फील्ड होगा, फिर जाके उनकी पेयरिंग होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ये लिख लेता हूं मैं, फिर मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। एक भारी भरकम सा वर्ड यूज किया है मैंने, दैट इज डीजेनरेट, ठीक है। तो डीजेनरेट क्या चीज है? बिल्कुल आसान सा चीज है, तो मैं इसको पहले लिख लेता हूं। ठीक है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में पहले इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, उसके बाद उनकी पेयरिंग की जाती है, ये बोलते हैं हुंड साहब, ठीक है। अब डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? तो देखो डीजेनरेट का सिंपल सा मतलब होता है, मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूं कि डीजेनरेट चीज क्या है। डीजेनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी लेवल। मतलब अगर आपके पास कोई भी दो ऑर्बिटल है जिसका एनर्जी लेवल सेम है तो हम बोलते हैं उन दोनों ऑर्बिटल्स के कि वो दोनों ऑर्बिटल्स क्या है? डीजेनरेट है। ये दोनों रूल है, इन दोनों रूल को डायरेक्टली ध्यान रखिए। एक और भी रूल है, बस इन तीनों रूल्स को मैंने डेफिनेशन वाइज बता दिया। ध्यान रखिए, जब इलेक्ट्रॉन फील करेंगे समझ में आ जाएगा ये फर्जीवाड़ा है क्या। किसी को इन दोनों में समस्या है कि सर ये दोनों चीज समझ में नहीं आई? कोई ऐसा है जो ये कहना चाहता है सर ये दोनों चीज समझ में नहीं आई है? चलो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से डीजनरेट नहीं हो सकता है। बेटा, इलेक्ट्रॉन कभी डीजेनरेट नहीं होता, ऑर्बिटल्स डीजेनरेट होते हैं, ठीक है। मतलब अपने पास कभी ऐसा दे दिया कि दो ऑर्बिटल्स हैं, दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी अगर सेम है तो हम बोलेंगे वो दोनों ऑर्बिटल क्या है? डीजेनरेट ऑर्बिटल है। ओके, देखो हुंड रूल क्या बोलता है। हुंड रूल कहता है कि कभी भी जब आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल कीजिएगा तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में पहले सब में फिल कीजिए, उसके बाद जाके उनकी पेयरिंग कीजिए। इसका मतलब जब अपन फिल करेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। अभी ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ध्यान रखना। बहुत जगह ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है आपको मिल जाए कि एक सबसेल में ऐसे मिलेगा कि इन अ सबसेल इलेक्ट्रॉन्स विल बी फर्स्टली यहाँ पे बोल देगा इलेक्ट्रॉन्स विल बी फर्स्टली फिल्ड एंड देन पेयरिंग विल स्टार्ट। तो ऐसे ही बोल सकता है कि सबसेल में पहले इलेक्ट्रॉन को एक एक करके फिल कर दिए, सिंगली फिल्ड एंड देन पेयरिंग स्टार्ट। या ऐसे बोलिए कि डी जनरेट में पहले। अब ये डी जनरेट यूज करने का एक और भी रीजन है, इसका यूज आता है बहुत अच्छा आगे में, तो वहां पे आपको समझ में आएगा मैंने क्यों सबसेल नहीं यूज करके डी जनरेट यूज किया है, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा अभी के लिए ठीक है, दोनों बराबर है, चलेगा। डी जनरेट का मतलब होता है बस बराबर एनर्जी वाले। चलो, दोनों रूल से पता नहीं क्या ही है, कैसे फिल करेंगे देखो जब इसको फिल करेंगे तो समझ में आएगा सभी। तो बहुत ही मतलब बहुत बिल्कुल आसान है यार, मतलब कुछ नहीं है, कोई मेहनत नहीं करना है इसमें, ठीक है। थर्ड पॉइंट है दैट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि आप जब भी इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा कि कभी भी दो इलेक्ट्रॉन, कोई ऐसा दो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा पूरे सिस्टम में जिनका चारों क्वांटम नंबर का सेट सेम हो। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं हो सकता पूरे के पूरे एक सिस्टम में या एक एटम में जिसका सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर सेम हो। और ये बहुत मतलब एक्चुअल में कह लो कि ये एक ऐसा रीजन था जिसके वजह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की अस्तित्व है। ठीक है, अगर मैग्नेटिक अगर ये नहीं होता तो शायद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सॉरी क्या बोल रहा है, हाँ स्पिन क्वांटम नंबर का अस्तित्व है। अगर ये नहीं होता तो शायद स्पिन क्वांटम नंबर की हमें जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है? in any system, basically atom, no two electrons can have same set of 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, मतलब कोई किसी भी एटम में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनका चारों क्वांटम नंबर सेम हो, सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स जो है वो सेम हो। कोई ना कोई एक डिफरेंट जरूर होगा। अगर 3 भी हो सकता है कि 3 सेम हो जाए, लेकिन चौथा को डिफरेंट होना ही होना है। तो ये 3 कहानी है, इन 3 कहानियों का यूज करके हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। उसके जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, जितने भी सबसेल्स हैं, जितने भी ऑर्बिट्स हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। इन तीनों रूल के डेफिनेशन में किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ कि सर ये चीज समझ में आया। डेफिनेशन समझ में नहीं आया, एप्लीकेशन पे अपन आएंगे, बट डेफिनेशन में किसी को समस्या है? सर हुंड बाबा क्या कहते थे, पॉली सर क्या कह के गए, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या कह रहा था? तो मैं तीनों को फिर से एक बार जल्दी जल्दी में रिपीट करता हूं। ऑफ-बाउ लो एनर्जी टू हाई एनर्जी, हुंड बराबर एनर्जी वाले में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिर पेयरिंग, सिंपल ऐसे समझ लो। बराबर एनर्जी वाले में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिर पेयरिंग। पॉली एक्सक्लूजन क्या बोलता है कि किसी भी एटम में दो इलेक्ट्रॉन कभी ऐसा नहीं होगा जिसके सेट ऑफ चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर, 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो है वो सेम हो जाए। यही तीनों कहानी अपने पास पॉली, ऑफ-बाउ और हुंड की। चलेगा? सब ब्लैंक है, किसी का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है सर, सब गायब है। चलो ठीक है, ओके। तो थोड़े सदमे में मैं हूं, लेकिन मेरे ज्यादा सदमे में तुम लोग हो। चलो एनीवे, ठीक है, फाइन। तो इसको मैं रब करता हूं और तीनों रूल्स का मैं एप्लीकेशन पे आता हूँ कि तीनों रूल का एप्लीकेशन कैसे है। पहला रूल अपन देख चुके हैं कि पहला जो रूल है वो बोलता है कि लो एनर्जी टू हाई एनर्जी अपन फिल करेंगे। ठीक है, अब लो एनर्जी टू हाई एनर्जी फिल करेंगे मतलब 1s 2s 2p 3s, ये सीक्वेंस तो अपने को समझ में आ गया। ठीक है, अगर मैं इन सीक्वेंस की बात करूं तो मैं इन सीक्वेंस को डब्बे के फॉर्म में बनाना चाहता हूं। तो देखो मैं एक बार इनको डब्बे के फॉर्म में बना रहा हूं, किसी को समस्या हो तो मुझे फटाफट बताना कि सर ये चीज समझ में नहीं आई। ये 1s है, ये 2s है, सॉरी ये क्या बना रहा हूं यार मैं, ये 2s है, ये 2p है, 3s है, 3p है। देखो मैंने इसको ऐसे क्यों बनाया, मैंने इसको बनाया है विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी लेवल। ठीक है, हमको पता है कि 1s से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, 2s की। 2s से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, 2p की। 2p से ज्यादा किसकी होती है, 3s की। 3s से ज्यादा किसकी होती है, 3p की। तो मैंने ऐसे स्टेयर्स टाइप, सीढ़ी टाइप से मैंने बना लिया। किसी को ऐसा है जिसको इस डायग्राम में समझ में नहीं आया कि सर ये डायग्राम बना कैसे, मतलब कोई भी ऐसा कंफ्यूजन जो लगता हो कि सर पता नहीं आपने कोई जादू सा काम कर दिया, किसी को इस डायग्राम बनाने में समस्या है? कोई ऐसा है जिसको लगता है कि सर ये डायग्राम पता नहीं समझ में नहीं आया, क्या है, कुछ जादू सा हो गया है? फटाफट बोलो। नहीं सर, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ओके, चलो अपने पास ये डायग्राम आ चुका है। अब अपने को करना क्या है कि बोला, मान लो अपने पास कोई एक एटम ले लेते हैं, मान लो जैसे फास्फोरस का एटम, या चलो कोई छोटा सा एटम ले लेते हैं। मान लो हम लोगों ने ले लिया ऑक्सीजन का एटम। अब ऑक्सीजन में अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सर ऑक्सीजन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
अपने पास, ठीक है। तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम इन ऑर्बिटल्स में कैसे फिल करें? अपने पास यही काम है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को इस ऑर्बिटल में फिल करना है। फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है अपने को? ऑफबॉ प्रिंसिपल, कि लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी आप फिल कीजिएगा, ठीक है। लोअर एनर्जी में पहले बात करते हैं। लोअर एनर्जी में अगर बात करें तो अपने पास सबसे कौन है? सबसे पहले है 1s। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। तो पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ठीक है। मैंने एक ऐसा साइन बना दिया, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जो मैं डालता हूं उसको ऐसे डालता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर इसको ऐसे क्यों? आप सिंपल यहाँ 2 लिख देते, या 2 ऐसे ही एक ही साइड का एरो बनाते, आपने 2 क्यों बनाया? अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि दोनों में एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो है वो अलग है। कौन सा क्वांटम नंबर अलग है? इसका जो n है पहले वाले इलेक्ट्रॉन का, वो क्या है? 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में है। l क्या है? 0, ठीक है। n क्या है? 1, l क्या है? 0। m क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है? तो सर वो भी है 0। स्पिन क्वांटम नंबर मुझे नहीं पता कि क्या है। हो सकता है कि पहले वाले का प्लस हाफ हो, मैंने मान लिया कि ये प्लस हाफ है, ठीक है। अगर मैं इस दूसरे वाले की बात करूं तो दूसरे वाले में भी पहला सेम है, ऑर्बिट नंबर तो फर्स्ट ही है, तो मैंने 1 लिख लिया। ऑर्बिटल नंबर सबसेल भी है 0, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है तो 0 लिख लिया। मैग्नेटिक भी 0 है, 0 लिख लिया। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं दूसरे वाले की, तो दूसरे वाले में एक चीज बदलेगी। वो क्या बदलेगी? स्पिन क्वांटम नंबर, वो बदलने वाला है। अगर ये ऊपर वाला जो पहले वाला था, अगर वो प्लस हाफ होगा, तो ये जो दूसरे वाला है ये शॉर्ट शॉर्ट माइनस हाफ होगा। अब एक बात जो यहाँ नोटिस करने वाली है वो ये है कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको ये नहीं पता कि कौन प्लस हाफ है और कौन माइनस हाफ। कोई भी बोल सकता है, सर ये बोल सकता है कि सर नीचे वाला माइनस हाफ है ऊपर वाला प्लस हाफ है, या नीचे वाला प्लस हाफ है ऊपर वाला माइनस हाफ है। इसमें कोई समस्या नहीं है, इन दोनों में कोई भी एक प्लस हाफ कोई भी एक माइनस हाफ हो सकता है। बट अपने को ये पता है कि इन दोनों का 3 क्वांटम नंबर का सेट तो सेम है, एन एल एम, ये तो सेट है, ये तो तीनों कॉमन है, लेकिन चौथा जो है वो कॉमन नहीं है। मतलब दोनों में स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो डिफरेंट आ चुका है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि सर यहाँ पे अपना पॉली वाला जो नियम है वो वैलिड हो गया। पॉली का नियम क्या बोलता है? सर पॉली का नियम ये बोलता है कि अपने पास कभी भी किसी एटम में जब आप इलेक्ट्रॉन भरने जाइएगा तो 2 एटम का चारों क्वांटम नंबर का सेट सेम नहीं हो सकता। अब यहाँ तो हमने फिलहाल 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे हैं। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हम भर के देखेंगे कि क्या कोई भी ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन है जिसका क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर का सेट सेम हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ 2 को भर लिया, ठीक है। अब आगे आते हैं, अपने पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे मैंने 2 रूल ही यूज किया अभी तक, पॉली यूज किया है और अपने पास ऑफ-बॉ प्रिंसिपल यूज किया है, ठीक है। सेकेंड वाले में फिल करते हैं, एक ऐसे डाल दिया एक ऐसे डाल दिया, खेल खत्म हो गया। थर्ड वाले पे आते हैं। अब देखो थर्ड वाले में कहानी क्या है कि जो 2p है इसमें तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। एक सबसेल के अंदर में तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है। किसी को इसमें समस्या हो तो आप सोच सकते हो कि इसमें तीनों के लिए n प्लस एल वैल्यू क्या है? सेम है। और n प्लस एल से ही अपन निकालते हैं एनर्जी। तो तीनों के लिए n प्लस एल अगर बात करो तो तीनों के लिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी आने वाली है? 3, 2 + 1 दैट इज 3। तो तीनों की एनर्जी चूंकि सेम है, तो अब यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रॉन भरे? तब यहाँ आता है अपना हुंड रूल। हुंड रूल क्या कहता है? हुंड रूल कहता है कि भाई साहब जब आप इलेक्ट्रॉन को भरिएगा तो सेम एनर्जी लेवल वाले में या अपने पास डी जनरेट वाले में अपने को एक चीज ध्यान रखना होगा, अपने को एक चीज ध्यान रखना होगा कि उनमें पहले आप सबको भर दीजिए, तब जाके आप पेयरिंग कराइए। सबको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सबको बराबर एनर्जी वाले में सबको पहले सिंगली भरिए फिर पेयरिंग कराइए। तो अपने पास 4 भरने के बाद जो 5वां डालेंगे वो कुछ ऐसे डालेंगे, छठा कुछ ऐसे डालेंगे, 7वां कुछ ऐसे डालेंगे, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन जब भर चुके तो अब जब 8वां इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आएगी तब जाके हम इसमें पेयरिंग कराना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मान लो कि मैंने पेयरिंग करा दी इस जगह पे, तो इस तरीके से अपना जो भरेगा वो 8 इलेक्ट्रॉन भरेगा ऑक्सीजन में। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1s2 2s2 2p4। देखो 1s2 2s2 2p4। तो ये तरीका आपको बचपन में सिखाया गया था कि सर हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। जब एनर्जी लेवल डायग्राम की बात की जाए तो डायग्राम में हम इस तरह से भरते हैं। इतने में किसी को समस्या है कि सर कोई चीज है जो समझ में नहीं आई है? कोई ऐसा कंफ्यूजन है जो समझ में नहीं आया? इसमें लगता है कि सर पता नहीं जादू हो गया। कोई ऐसा चीज है जो समझ में नहीं आया?
हाँ जी, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस को आप ध्यान रखिएगा। पहली चीज, इस पे बात करते हैं। कोई ये बोल सकता था सर आपने जो ये भरा है पेयरिंग जो की है, क्या जरूरी है कि मैं पहले वाले में ही पेयरिंग करूं, मैं दूसरे वाले में नहीं कर सकता क्या? कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। पेयरिंग करने के लिए आप तीनों में से किसी में पहले, किसी में बाद में, किसी में बाद में आप कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि पहले वाले में पहले कीजिएगा, इसमें कीजिएगा, फिर इसमें कीजिएगा। दूसरी चीज, जब आप इनको सिंगली फिल कर रहे थे, जो यहाँ पे नोटिस करने वाली चीजें वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब आप इनको सिंगली फिल्ड कर रहे थे तो भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये है कि अगर मान लो पहले वाले को मैंने अप साइड एरो दिया है, तो मेरा मन करे तो मैं दूसरे वाले में पहला जो भरूंगा वो डाउन साइड एरो भी दे सकता हूँ, मेरे मर्जी पे है। मतलब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पहले वाले को अगर आपने अपर स्पिन दिया है तो दूसरे वाले को भी अपर स्पिन देना है, मैं लोअर स्पिन भी दे सकता हूँ, ठीक है। तीसरे वाले को मेरा मन किया मैं फिर से अपर स्पिन दे दूंगा। इसके बाद जब पेयरिंग स्टार्ट करूंगा तो पेयरिंग में मुझे ये चीज ध्यान रखनी होगी कि जो भी स्पिन मैंने पहले से दी थी उसका अपोजिट मुझे दूसरे बार में स्पिन देना है। मतलब पहले वाले में एक ऊपर दे दिया, तो जब ये दूसरा भरूंगा तो दूसरे दूसरे बार में मुझे क्या देना पड़ेगा, नीचे साइड में एरो देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज नोटिस करने वाली है। अगर मैं इसको पेयरिंग यहां नहीं करा के मैं यहां कराता तो मुझे अपर साइड में देना पड़ता, और अगर यहां नहीं करा के मैं यहां कराता तो मुझे लोअर साइड में देना पड़ता। तो ये तरीका होता है इलेक्ट्रॉन को भरने का किसी भी सिस्टम में, विथ तीनों एप्लीकेशन ऑफ थ्री प्रिंसिपल। इन थ्री प्रिंसिपल्स का यूज करके आप किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस भी हैं। वो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं जब आप जाते हैं सिक्स पीरियड और सेवेंथ पीरियड में। नॉर्मली आपको सिक्स से ऊपर में कॉन्ट्राडिक्शंस तो नहीं मिलेंगे, लेकिन सिक्स और सेवेंथ में जाते हैं तो हुंड रूल का और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कॉन्ट्राडिक्शन, सॉरी हुंड रूल का और ऑफबो प्रिंसिपल का कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस मिलता है, ठीक है। हुंड रूल पे तो बहुत आगे कॉन्ट्राडिक्शन आपको मिलेगा, बात भी नहीं करते उसके बारे में, ठीक है। लेकिन आपको ऑफबो प्रिंसिपल का कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस मिल जाएगा जब आप फिफ्थ पीरियड के आगे जाते हैं तो। लेकिन यहां तक किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ कि सर समझ में नहीं आया। ये चीज कॉन्ट्रडिक्शन वाले पार्ट को मैं छोड़ दे रहा हूं। कभी आपसे कोई ये बोले कि क्या ये रूल हमेशा वैलिड है, तो बस ये ध्यान रखिएगा कि एक लिमिट के बाद उसमें कुछ क्वेश्चन मार्क लगते हैं, ठीक है। आपको जितना पढ़ना है उतने में कभी इनवैलिड नहीं होगा, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। इतने में किसी को समस्या है तो फटाफट बता दो कि सर समस्या समझ में नहीं आया। कोई ऐसा है जिसको लगता हो सर इसमें समस्या है? कुछ बोल नहीं रहे हो। चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप फटाफट इनको फिल कीजिए। आप क्लोरीन के लिए फिल कीजिए, फटाफट बताइए क्लोरीन के लिए आप एसपीडीएफ कैसे लिखिएगा। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, टेबल बना के लिखिएगा बेटा। जैसे अभी मैंने टेबल बनाया था ऐसे डब्बा डब्बा बना के, वैसे डब्बा डब्बा बना के आप अपने कॉपी में फिल कीजिएगा। मतलब 1:2 2:2 2p मत लिखिएगा, डब्बा डब्बा बना के फिल कीजिएगा ताकि आप तीनों रूल का एप्लीकेशन सही से कर पाइए, ठीक है। ऐसे नहीं कीजिएगा जैसे 1:2 2:2 करते हैं। मैं भी जब सॉल्व करूंगा तो इसको डब्बा डब्बा बना के सॉल्व करूंगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको आराम से भरिए डब्बा डब्बा बना करके। कीजिए फटाफट। हो गया सबका? डब्बा डब्बा बना के फिल कर लिए?
चलिए ठीक है, तो मैं फटाफट बना के बता देता हूँ आपको। देखो एक चीज तो क्लियर है, मैं पहली बार बना देता हूँ, इसके बाद तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी अपन कर लेंगे। कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर सर? 17 होता है। ठीक है, तो अपन 17 को भरना स्टार्ट करते हैं। दो इलेक्ट्रॉन्स इसमें 3 है, तो एक 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 दो दो दो। ठीक है, इसमें भरता हूं एक दो। ठीक है, कितने हो गए? दो दो चार छ 8 10 12 13 14 15 16 17। ठीक है, तो अपने को क्या दिख रहा है कि ये जो लास्ट वाला 3p है, इसमें अपने पास दो डब्बे जो हैं, जो दो ऑर्बिटल्स हैं, उसमें दो दो इलेक्ट्रॉन है, और जो एक ऑर्बिटल उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर मैं इसको कन्फिगरेशन वाइज लिखूं तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 1s2, फिर 1 के बाद क्या है 2s2। ये पावर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये मत बोलिएगा कि 1s का पावर 2, 2s का पावर 2, 3s2 3 सॉरी 3p 1s2 2s2 3s2 उस ये हो गया। क्या लिख रहा हूँ यार मैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, तो ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है क्लोरीन का। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, अपने पास क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन जो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इस तरीके से आपके पास जो भी एटम्स है अपन का कॉन्फ़िगरेशन फिल कर सकते हैं। आपको जो पढ़ने में आएगा वो दो एटम ऐसे मिलेंगे जिनका कॉन्फ़िगरेशन आप जो फिल कीजिएगा उससे अलग आने वाला है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। ये तो आसान सा था, इसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं है। ठीक है, और ये लास्ट ही है, इसके बाद फिर अपन अभी क्लास में कुछ करने वाले नहीं है। ठीक है, चलो ओके। चलो एक कॉन्फ़िगरेशन आप फिल कीजिए क्रोमियम का, एटॉमिक नंबर है 24। फटाफट बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। बेटा जल्दी जल्दी लिखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन, और इसके साथ अपन आज की क्लास तो खत्म कर देंगे। 24 का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए।
लिख लिया? चलो ठीक है, तो मैं डायरेक्टली एसपीडीएफ के फॉर्म में लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अभी ठीक है, अभी लिख लेना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। जो आप लोगों ने लिखा है थोड़ा सा उस पर बात कर, आई गेस मैक्सिमम लोगों ने जो लिखा होगा, ठीक है। 4s2 एंड 3d4। क्या यही कॉन्फ़िगरेशन आया क्या 24 का? देखो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4 चलेगा? 4s2 3d6 पक्का 3d6 आया बेटा? ये कॉन्फ़िगरेशन आया, इससे कुछ अलग आया है? मेरे को ये बताओ। सेम उसी सीक्वेंस में अपन डाल रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। तो अपने पास कॉन्फ़िगरेशन आया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 3d4। अगर किसी को इसमें कष्ट है तो बेटा आप सीधे ऐसे याद रख लीजिए, जो डब्बा बना बना कर अपन देख रहे थे, आप याद रख सकते हैं कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ओके, तो आप इस सीक्वेंस को ध्यान रख सकते हैं। चलिए, अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को आप चेक कीजिएगा तो आपको दिखेगा क्या कि सर ये लास्ट में 3d4 आ रहा है और h2 आ रहा है। बट एक्चुअल में होता क्या है कि इस 4s में और 3d में ये जो दोनों सबसेल हैं, इनके इंटरेक्शंस के वजह से होता ऐसा है कि 3d जो 4 है वो बनना चाहता है हाफ फील्ड। अब कोई चीज है हाफ फील्ड, जो अपन अगली क्लास में बात करेंगे, अभी मैं बात नहीं कर रहा। तो वो जो 4s2 था, उस 4s2 में से क्या करता है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अपना कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे कर लेता है कि ये बन जाता है 4s1 और ये बन जाता है 3d5। तो एक्चुअल में जो इस एटम का कॉन्फ़िगरेशन आता है, वो एटम का कॉन्फ़िगरेशन आता है 4s1 एंड 3d5, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। सर अलग आ गया, हाँ बिल्कुल ये अलग आया, दैट इज 4s1 एंड 3d5 हो जाता है, रेदर देन कि आपके पास होना चाहिए था 3d4 एंड 4s2। क्यों होता है ये हाफ फील्ड? क्या चीज है? कुछ नया सा भारी भरकम सा मैंने नाम यूज कर दिया, हाफ फील्ड फुल फील्ड, ठीक है। तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, थोड़ा सा और मतलब थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चंस के साथ चलेंगे और थोड़े अच्छे लेवल पे जाएंगे, जो पुराने आए हुए क्वेश्चन उस पर भी बात करेंगे। सर आज मेरी फ्लो बिगड़ गई है, पता नहीं क्यों, बट एनीवे ओके। तो इसलिए आज थोड़ा मजा भी नहीं आ रहा मेरे क्लास लेने में, पता नहीं क्यों, शायद नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल, दीक्षा बोल रही है सर मजा नहीं आया। हाँ यार, मुझे खुद भी पढ़ाने में मजा नहीं आया, ठीक है। मे भी शायद कुछ चीजें हो जाती हैं कभी कभी जो फ्लो बिगड़ जाती हैं, तो इसलिए शायद मेरी भी आज थोड़ी सी फ्लो डिस्टर्ब हो गई। कुछ और भी रीजन थे थोड़ा सा, बट ठीक है। नहीं ओके, तो आज की क्लास एक काइंड ऑफ थोड़ी सी मजा नहीं आया, ठीक है। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन था दीक्षा का, याद है मेरे को। ओके सर, एसपीडीएफ का फुल फॉर्म? बेटा एसपीडीएफ का ऐसे आइडियली कोई फुल फॉर्म नहीं होता, बट हाँ मतलब अगर आप देखोगे तो कहीं कहीं उसके लिए यूज किया जाता है इस टाइप से। मतलब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं स्फेरिकल या सिमेट्रिकल, एस के लिए स्फेरिकल और सिमेट्रिकल यूज करते हैं, पी के लिए प्रिंसिपल लिखते हैं, डी के लिए डिफ्यूज्ड लिखते हैं, एफ के लिए कुछ लिखा जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली एफ के लिए क्या यूज करते हैं। तो इस तरह से वर्ड्स यूज किया जाता है, बट इसका कोई एग्जैक्ट फुल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। एफ के लिए मुझे एग्जैक्टली याद ध्यान नहीं आ रहा, कुछ यूज करते हैं, बट ये कोई फुल फॉर्म नहीं है, स्फेरिकल या सिमेट्रिकल इस टाइप से जो भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखा कि एसपीडीएफ का जैसे के11 का ना कोई फुल फॉर्म नहीं है, वो बस इसलिए लिया गया था के11 ताकि अगर कोई फ्यूचर में पहले का कोई ऑर्बिट वहां पे डिस्कवर हो तो उसमें ऐड किया जा सके, और बाद का कोई ऑर्बिट हो तो उसमें लगाया जा सके। चलो एक क्वेश्चन है, ठीक है, इस पूरी कहानी से हटके क्वेश्चन है। मान लो कि एक ऐसे कहानी दी गई, ठीक है, मतलब इसका केमिस्ट्री से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कुछ है कि एक ग्रुप है, उस ग्रुप में 4 लोग हैं, ए बी सी डी, ठीक है। और इन चारों के बीच में ना, इन चारों को ना एक दूसरे के साथ मैचेस खेलने हैं, ठीक है। मतलब ए बी के साथ खेलेगा, बी सी के साथ खेलेगा, ए सी के साथ खेलेगा, ए डी के साथ खेलेगा, ऐसी वाली कहानी के चारों मैचेस खेलने वाले हैं। आपसे पूछा है कि बताओ, अगर सबके बीच में एक एक मैच होता है, अगर सबके बीच में एक एक मैच होता है तो इस केस में कितने मैचेज होंगे? मुझे बताओ सॉल्व करके फटाफट। अगर सबके बीच में सिर्फ एक ही मैच हो सकता है। 6। अरे क्वेश्चन इसमें बेटा म्यूट इसमें बोलो, चैट करके बताओ, देखते हैं अपन कैसे। मैं एक्सप्लेनेशन भी पूछूंगा सिद्धांत,
सिद्धांत में एक्सप्लेनेशन भी पूछूंगा कि आपने ये कैसे डिराइव किया कि 6 होता है। हाँ जी, सबके लिए है, आराम से सोच के मुझे बताओ ये कैसे सॉल्व करोगे। राशि बोल रही है सर 6 होगा, सिद्धांत बोल रहा है 6 होगा। चलो ठीक है, ओके। और सबने सॉल्व किया? तो और किसी ने सॉल्व किया? ओके, 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2। ये 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 कैसे लगाया सिद्धांत? हाँ जी बेटा बताइए सिद्धांत, कैसे लगाया 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2? फॉर्मूला जो आप बताए थे वो। अच्छा मैंने फॉर्मूला बताया था क्या कोई? ओके डेल्टा n प्लस 1। डेल्टा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है एक्चुअल, ठीक है ओके। और कोई? और राशि कैसे सॉल्व किया? सर इसमें सर कॉम्बिनेशन बनाए थे, ए बी के साथ, ए सी के साथ, ए डी के साथ, फिर बी सी के साथ, बी डी के साथ, और फिर सी डी के साथ।